हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है कंडक्टेंस में, यही बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। कुछ टर्म्स हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए, जैसे ओम्स लॉ। तो अगर ओम्स लॉ की बात करें तो वो आया अपना V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ R हमारा रेजिस्टेंस है, R की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा V बाई आई। R इज इक्वल टू V बाई आई, और ये R रेजिस्टेंस होता है, इसका यूनिट होता है ओम, जिसे हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो R है रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है, ये R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जो कंडक्टर है, जिस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टेंस जो होता है जिस वायर के थ्रू पास कर रहा है, उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ये एरिया पे डिपेंड करता है। ये कह रहा है कि अगर लेंथ ज़्यादा, अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो R कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करते हैं तो हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के अगर हम इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है रो। तो ये हो जाता है रो L बाई A। यहाँ जो रो है इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। R मेरा रेजिस्टेंस है, रो मेरी रेजिस्टिविटी है। अब बात आती है कि रो अगर रेजिस्टिविटी है तो रो का यूनिट क्या होगा। यहीं से हम रो की यूनिट को देख लेते हैं। रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L। A को इधर ले आए, L को इधर ले आए, तो R ओम है, A मेरा एरिया है, और L लेंथ है। एरिया के लिए हम सेंटीमीटर अगर यूज करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मीटर यूज करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, राइट। तो ये क्या हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट हो जाएगा इसका रो सेंटीमीटर। तो ये रो का यूनिट हो गया ओम सेंटीमीटर। तो यहां तक जो की बात हुई थी हमारी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू आई आर। R मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो हम रो निकाल रहे हैं वो रेजिस्टिविटी है। तो ये है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात। अब देखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है। चलिए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हो गया। अब इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और इसे हम इंडिकेट करते हैं G से। यानी G जो है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है। अच्छा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अपनी कितनी आई थी, रो L बाई A। तो ये हो जाएगा A बाई रो L। ठीक है, इसे और कर देते, ये 1 बाई रो इंटू A बाई L। यहाँ जो आप A बाई L देख रहे हैं, ये आपको ये वाला A बाई L, इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और इसे इंडिकेट करते हैं G स्टार से। G स्टार से इंडिकेट करते हैं, इसका नाम है सेल कांस्टेंट। तो ये A क्या होता है, ये एरिया होता है उस इलेक्ट्रोड का। दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये इलेक्ट्रोड का एरिया होता है, और L उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक देख लिए हम
ठीक है, अब देखते हैं 1/रो को हम लिखते हैं के, ये सिंबल है, इनटू A/L। ये जो दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं कपा, ये कपा होता है, यानी G इज इक्वल टू K इंटू A/L, वेयर K इज कपा, और इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये मेरी कंडक्टिविटी हुई। अब यूनिट की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के इनवर्स होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट आपका आया था ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आया था, ओम सेंटीमीटर, अच्छा ओम सेंटीमीटर आया था, तो कप्पा का हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। अच्छा, ओम इनवर्स को हम साइमन कहते हैं, तो इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे भी हम यूनिट को इंडिकेट कर सकते हैं। हमने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब ये जो कंडक्टेंस होता है ये दो तरह का होता है, दो तरह का कंडक्टेंस होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जिसको हम मेटल कंडक्टेंस भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से है, तो ये सॉलिड में होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है, ये लिक्विड में होता है और आयन की वजह से होता है। तो दो तीन डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो होता है वो मेटल्स में होता है और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होता है वो आयनिक सॉल्यूशन में होता है और मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से होता है। ये डिपेंड करता है नेचर या स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, जिस मेटल का भी होगा ये उसके नेचर और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। और ये चूंकि अब ये इलेक्ट्रोलाइट में हो रहा है तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एटम, हर एक एटम पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पे डिपेंड करता है। और ये जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे या उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। अगला डिफरेंस क्या है कि टेम्परेचर से इनका क्या रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करते हैं यानी मेटल वाले कंडक्टर में, तो मेटल वाले कंडक्टर में जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेरा करंट डिक्रीज करेगा। फॉर इलेक्ट्रॉनिक अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज करती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ये डिफरेंस थे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन कि कैसे ये, क्योंकि हमें ये तो पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में, यही पूरा पढ़ना है। तो आखिर आयनिक सॉल्यूशन में जो आयनिक सॉल्यूशन होता है उसकी कंडक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। देखिए अगर सॉल्यूशन आयनिक नहीं होता तब उसकी कंडक्टिविटी मेजर करना बड़ा आसान सा था व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है,
ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये जैसे ये चार, यहाँ एक ऑक्सीलेटर लगा होता है, ये ऑक्सीलेटर क्या करता है, एसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है और 550 से लेकर 5000 साइकिल पर, तो ये करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे चार रेजिस्टेंस, इनमें से एक रेजिस्टेंस मान लीजिए सपोज दैट आपका P अननोन है, तो इस P की वैल्यू, ये तीन अगर नोन होगा और एक अननोन होगा, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो भी आपको अननोन रहता है उसका रेजिस्टेंस मेजर करना है। मान लीजिए कोई मेटल आपको मिला है, उस मेटल का रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो अननोन रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो जो भी मेटल यहाँ पे कनेक्ट हुआ उसके रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, यहाँ रिलेशन होता है, अगर ये P है तो रिलेशन होता है P/Q = R/S। ये बैलेंस कंडीशन में होता है। ये बैलेंस कब होगा, जो भी गैल्वेनोमीटर या फिर यहाँ पे कोई भी एक मेजरिंग डिवाइस यूज होता है, तो इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, यानी इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में ये रेशियो होता है P/Q = R/S। तो ये P अगर मेरा अननोन होता है तो P = हो गया Q × R/S। तो इस तरह से हम किसी भी अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो हमें इलेक्ट्रोलाइट है, यानी सोल्यूशन है हमारे पास, और वो सोल्यूशन किसी कंटेनर में रख के ऐसे यहाँ पर सेट करना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम एक डिवाइस देखते हैं कि कोई ऐसी डिवाइस, प्रॉब्लम दो तरह की थी। एक, उस डिवाइस को हम यहाँ पर सेट नहीं कर सकते थे। दूसरा, अगर मैं एसी करंट वहाँ पे देता हूँ रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो डीसी करंट देता हूँ अगर मैं, तो डीसी करंट देने की वजह से क्या हो रहा था कि डीसी करंट देते उस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही थी, अल्टर हो जा रही थी, कंपोजिशन जो होता है वो चेंज हो जा रहा था, लेकिन वो मुझे नहीं करना था। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या निकला कि व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पर जो डिवाइस लगाई जाएगी, अब यहाँ पे जो डिवाइस लगाया गया वो था कंडक्टिव सेल। ये कंडक्टिव सेल हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस मेरा वेरिएबल हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये दो फिक्स होंगे, ये फिक्स रेजिस्टेंस हो गए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का वही सब सारा सेटअप है। डीसी वोल्ट की प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एसी वोल्टेज यहाँ पे दिया गया, ठीक है, ऑक्सीलेटर के थ्रू एसी वोल्टेज दिया गया। दूसरी प्रॉब्लम कि यहाँ पे रखना पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए एक सेल बनाया गया जिसको कंडक्टिव सेल कहते हैं। तो ये सेटअप है। इस सेटअप से उसी तरह से हम जैसे P/Q = R/S निकाल रहे थे, तो यहाँ वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, P = R × Q/S। ये P मेरा अननोन वाला है, तो इसके रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कंडक्टिव सेल है ये क्या होता है। ठीक है, कंडक्टिव सेल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कंडक्टिव सेल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये ट्यूब है, ठीक है, और ये दोनों वायर्स हैं हमारे जो कनेक्ट होने के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन को फिल करने के लिए है, यहाँ पे कॉर्क सा लगा है, कैप लगा है बंद करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर मेरा वो सॉल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी, जिसके रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करने वाले हैं, वो सॉल्यूशन इसके अंदर फिल होगा। जैसे KCl हो सकता है, कोई भी जिसकी भी कंडक्टिविटी जाननी है, ठीक है। तो यहाँ फिल कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि इसके अंदर ये जो दो चीजें लगी हैं, ये प्लैटिनम की होती हैं। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं प्लैटिनम के, इसको बोलते हैं प्लैटिनाइज्ड। ये प्लैटिनाइज्ड होता है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, और इस इलेक्ट्रोड के थ्रू हम फिर इस रेजिस्टेंस में यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भर लेते हैं, और ये दोनों कनेक्शन मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट हो जाता है, ये दोनों वायर। और इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेते हैं रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टेंस इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या है देखिए, जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कैलकुलेशन में है वहां पर एक और बना है, इसका फिगर दिखाता हूं मैं। ये एक ट्यूब है, एक दूसरा ट्यूब है, इसके अंदर ऐसे प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं और ये प्लैटिनम की फॉयल है, ये दोनों जाके कनेक्ट हो सकते हैं वायर, ये ऐसे सील्ड होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी हाइट जितना तक ये इलेक्ट्रोड फिल हो जाए वहां तक इलेक्ट्रोलाइट को भरते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो लेंथ हो गई वो इस इलेक्ट्रोड के लेंथ के इक्वल हो गई। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आर हमें कैलकुलेट करना है तो आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है रो इंटू एल बाई ए। एल बाई ए मैंने क्या बताया था, सेल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, जिसे हम जी स्टार से इंडिकेट करते हैं। तो एक बार हमें एल बाई ए रेशियो पता चल जाएगा तो हम रेजिस्टेंस आसानी से, ये वैल्यू हमें पता ही होता है, ये पता चल गया यहाँ से कैलकुलेट करके, ये जैसे ही पता है आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से मेजर करते हैं हम कंडक्टिविटी सेल से सेल पोटेंशियल। चलिए इतनी हो गई। अब एक बात करते हैं इसके बाद, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी तो बहुत डिटेल में नहीं मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसे आपको कि मोलर कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा एम से इंडिकेट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज बेसिकली सॉल्यूशन, जो कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है के कप्पा, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक सिंपल तरीका बताया मैंने आपको, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर ये कंडक्टिविटी, ये तब की बात कर रहा हूं जब सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में है, यूनिट की बात कर रहा हूं, ये मीटर वाला, सेंटीमीटर वाले के केस में यहाँ पे एम लगा देते हैं। तो दोनों के केस में मैं आपको समझाता हूं। कपा, कपा का यूनिट होता है साइमन मीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन आपका कितना हो जाएगा, मोल और मीटर क्यूब। तो इन दोनों से अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो जाएगा तब जब ये मीटर में दिया हुआ हो तब। अगर ये इंस्टेड ऑफ मीटर अगर ये सेंटीमीटर होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये वैल्यू के की कितनी हो जाएगी, अब के की जगह पे कप्पा की जगह पे क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बाई सी। ये मोलर कंडक्टिविटी हो गई, कप्पा इंटू 1000 बाई सी। यहाँ पे सी जो है आपका कंसंट्रेशन है। अच्छा, ये मोलर कंडक्टिविटी है जहाँ कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। अगर इंस्टेड ऑफ ये मोलर कंडक्टिविटी अगर है तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन अपने करा। ये कंसंट्रेशन क्या है आपकी, ये कंसंट्रेशन मोलरिटी है। ये कंसंट्रेशन क्या है, मोलरिटी है, क्योंकि आप मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हो। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होने के बाद जितना आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हो यहाँ पे। जब ये इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी की बात होगी तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात होगी। यानी कि अब ये कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन जो है आपका, इंस्टेड ऑफ मोलरिटी ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी, ठीक है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी है और इक्विवेलेंट की अगर बात कर देंगे तो कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।